मेरी पत्नी रात भर जंगलों में भटकती रहती थी और सुबह घर वापस आ जाती थी। यह तब से शुरू हुआ था जब से जंगल में एक लड़की का कत्ल हुआ था। मेरी माँ को लगता था कि उसे लड़की का भूत पकड़ लिया है और झाड़ फूक करवाने के लिए घर पर ओझा बुलाकर लाई, पर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी ने शायद उस लड़की का कत्ल किया होगा। राज जानने के लिए एक दिन मैं अपनी पत्नी का पीछा किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह तो मेरा नाम अमित है और मैं 24 साल का हूँ। एक दिन मैं मामा के घर से ट्रेन से वापस आ रहा था। रास्ते में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिली जो आकर मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। वह इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। बातों बातों से पता चला कि वह मेरे ही शहर में जा रही है। उसने पूछा, आपके शहर में रहने के लिए अच्छी जगह है क्या? तो मैं कहा, रहने के लिए जगह आपको मिल जाएगी, हमारे शहर जंगल से घिरा हुआ है। मुझे लगा शायद वह टूर के लिए आ रही होगी, तो मैंने उसे कुछ होटल का नाम बता दिया, पर वह बोली, मैं कोई टूरिस्ट नहीं हूँ, नौकरी के सिलसिले में मुझे वहाँ ज्वाइन करना है। मैंने पूछा, तुम्हें वहाँ क्या नौकरी मिली है? उसने कहा, टीचर की नौकरी मिली है। हमारा शहर काफी बड़ा है और काफी सारे स्कूल है, उसे किराए पर मकान चाहिए था। तो मैंने कहा, तुम चाहो तो हमारे घर पर भी रह सकती हो, हम भी अपना ऊपर वाला फ्लैट किराए पर देते हैं और अभी अभी किराएदार ने मकान खाली किया है। इस तरह से एक अनजान औरत को किराए पर मकान देने में मुझे थोड़ी सी हिचक हो रही थी, पर वह एक टीचर की जॉब ज्वाइन करने आ रही थी और शहर में किसी को जानती तक नहीं है। ऐसे में वह मदद मांग रही थी। सच बात तो यह है कि मैं उसकी खूबसूरती में काफी हद तक डूब चुका था। मैं उसे अपने घर पर ही ले आया और उसे कमरा दिखा दिया। उसने मुझे मार्केट का पता पूछा था और अपना जरूरी सामान वह घर पर ले आई थी और उसने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था। मेरी माँ काफी दिनों से मेरे लिए लड़की ढूंढ रही थी। जब से निशा हमारे मकान पर किराए में रहने आई थी, मेरी माँ उससे काफी घुल मिल गई थी। निशा का स्वभाव इतना अच्छा था कि उसे माँ अब अपनी बहू बनाने का सपना देखने लगी थी। मुझे तो निशा पहले से ही पसंद थी। एक दिन माँ ने उससे मेरी शादी की बात की। यह सुनकर वह शर्मा गई थी और मेरी माँ को कहा था कि आपको मेरे माता पिता से बात करनी पड़ेगी। हम शादी का रिश्ता की बात लेकर उसके घर पहुँच गए थे। उसके घर वाले भी निशा की जल्द से जल्द शादी करवाना चाहते थे, क्योंकि वह अपने घर पर न रहकर इतनी मीलों दूर नौकरी कर रही थी, जिस वजह से उसके माता पिता को उसकी बहुत चिंता होती थी। 2 महीने के अंदर हम दोनों की शादी हो गई। निशा अब किराएदार से मकान मालकिन बन गई। निशा मुझे इतनी अधिक इसलिए पसंद थी क्योंकि न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वह अपना दिल पूरी तरीके से नहीं खोलती थी और मुझे वह काफी रहस्यमयी लगती थी, क्योंकि वह कहती थी कि वह स्कूल टीचर है। फिर उसके आने जाने का कोई टाइम नहीं था। कभी सुबह जाती तो कभी नहीं जाती, कभी दोपहर को चली जाती तो कभी रात को जाती, इसलिए कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसका काम क्या है। वह कहती थी कि स्कूल टीचर के साथ साथ एडमिन का भी काम देखती हूँ, इसलिए कई तरह के मामले मुझे संभालने पड़ते हैं। 3 महीने तक तो हमारे बीच में सब कुछ ठीक चला और हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त गुजारा। मैं एक अकाउंटेंट हूँ और एक बड़ी सी दुकान का अकाउंट्स देखता हूँ। मैं भी करीब 10 बजे काम पर जाता हूँ और आते आते रात के 8 तो बजते हैं। एक दिन मैं रात के 8 बजे घर से आ रहा था, तभी रास्ते में मेरा दोस्त मिल गया। मैं बाइक में था और वह भी बाइक से कहीं आ रहा था। मुझे देखते ही उसने आवाज लगाई तो मैं अपनी बाइक रोक दी। मेरे पास आकर कहा कि तुमने सुना है क्या हुआ? मैंने कहा, नहीं, क्या बात है? उसने कहा, आज शाम को पुलिस को जंगल में एक लड़की की लाश मिली है। वह एक स्कूली लड़की है और तुम्हारी पत्नी के स्कूल में ही पढ़ती है। मैंने कहा, क्या? बालिका विद्यालय स्कूल की लड़की का कत्ल करके किसी ने लाश को जंगल में फेंक दिया? इस बात पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर कौन ऐसा काम कर सकता है। हमारे शहर में इस तरह का क्राइम कभी कभार होता है। उसके बाद मैं घर आ गया। जब मैं दरवाजा खोलकर अंदर आया तो मैं इस बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते मैं बैठकर टीवी देखने लगा कि कुछ न्यूज आया है क्या। लोकल न्यूज में इस लड़की की वारदात दिखा रहे थे। तभी मेरी माँ चाय लेकर आई और उसके चेहरे पर मुझे एक फिक्र नजर आने लगी। मैंने कहा, माँ फिक्र मत करो। माँ ने कहा, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बहू की फिक्र हो रही है। बहू अब तक स्कूल से वापस नहीं आई है। उसका कॉल आया था और उसने कहा उसे आज आने में देर हो जाएगी। मैंने कहा, माँ यह लड़की उसी के स्कूल में पढ़ती है, शायद इसी वजह से उसे देर होगी। आप चिंता मत करो। हालांकि
कि मुझे अपनी पत्नी की सुरक्षा की अब फिक्र होने लगी थी। कहीं कातिल उसी के स्कूल का कोई हुआ तो मेरी पत्नी भी तो खतरे में ही है। करीब रात के 9 बजे मेरी पत्नी घर पर आई। वह मुझसे कुछ बातें नहीं कर रही थी, ना ही उसने माँ से कोई बात की। खाना खाकर वह अपने कमरे में आ गई और सो गई। मैंने सोचा था कि उससे पूछूंगा, पर उसको गहरी नींद में देखकर उसे उठाना ठीक नहीं समझा। वह काफी परेशान लग रही थी। उसके बाद मैं भी सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मेरी पत्नी मेरे बगल में नहीं थी। मैंने सोचा माँ के साथ मिलकर कुछ नाश्ता बना रही होगी। जब मैं माँ से पूछा तो माँ ने कहा वह तो सुबह सुबह ही काम पर निकल गई है, बिना कुछ खाए पिए ही चली गई। इस तरह से काम करेगी तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। मैंने कहा माँ, वो स्कूल के कैंटीन से कुछ खा लेगी, आप फिक्र मत करो। माँ बोली वह काफी टेंशन में लग रही थी। आज जब मैं काम पर गया तो वहाँ भी उस लड़की के कत्ल के बारे में ही बात चल रही थी। काम करके जब मैं घर वापस आया तो मेरी पत्नी तब भी वापस नहीं आई थी। आखिर वह इतनी रात भर कहाँ रहती है? अब मुझे उसकी चिंता होने लगी थी। अपनी पत्नी की सेफ्टी के लिए अब मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि लोगों के अंदर अब डर बैठ चुका था। करीब 9 बजे वह घर वापस आई और फिर जाकर सो गई। हम भी सो गए, पर अचानक रात को मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा मेरी पत्नी मेरे बगल में नहीं है। आखिर वह कहाँ चली गई? मुझे लगा शायद बाथरूम में होगी, तो मैं बाथरूम के अंदर देखा, पर वह वहाँ नहीं थी। मैं काफी डर गया और पूरे घर पर उसको तलाश किया, पर मेरी पत्नी गायब थी और रात के 2 बज रहे थे। आखिर इतनी रात को वह कहाँ चली गई? मैं काफी थका हुआ था तो मैं सो गया। सुबह 6 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मेरी पत्नी मेरे बगल में सो रही है। 9 बजे तक वह सोती रही और उसके बाद वह उठ गई। वह काफी परेशान नजर आ रही थी। मैंने पूछा क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? उसने कहा मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूँ, पर सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा देखो, उस कत्ल के बारे में ज्यादा मत सोचो, पुलिस है, उनको अपना काम करने दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे स्कूल की लड़की है, तुम बहुत टेंशन में हो, इस तरह से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। उसने कहा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आज हम नाश्ता करने लगे और उससे लड़की के बारे में ही नाश्ते पर बात करने लगे। मेरी पत्नी ज्यादा कुछ तो नहीं बोल रही थी, पर उसके चेहरे पर एक परेशानी नजर आ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि हादसा उसी के साथ हुआ हो। उसने कहा लड़की के साथ रेप भी हुआ है और फिर उसे मारकर जंगल में फेंक दिया। आखिर इस तरह की घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? पूरे शहर में ही यही बातचीत चल रही थी और मेरी पत्नी की स्कूल की लड़की है, उसके ऊपर तो गहरा असर पड़ा होगा। उसकी परेशानी को देखते हुए मैंने उससे नहीं पूछा कि वो रात में कहाँ गई थी। हो सकता है रात को 2 बजे टहलने चली गई हो। मैं शकी किस्म का इंसान नहीं हूँ और समझ सकता हूँ कि उस पर अभी क्या बीत रही होगी। ऐसी हालत में मेरी पत्नी गलत काम नहीं कर सकती। ऐसे ही दिन बीतता गया। करीब 2 दिन बाद मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी माँ मेरे कमरे में आई। उसने मुझसे कहा बेटा, तेरी और बहू के बीच में कुछ झगड़ा तो नहीं चल रहा है? मैंने कहा माँ, कैसी बातें कर रही हो? माँ ने कहा कल रात मैंने देखा कि बहू रात 3 बजे घर से बाहर कहीं जा रही है। यह सुनकर मैं चौंक उठा। मेरी पत्नी अब रोज रोज घर से बाहर जा रही है, वह भी रात के वक्त। उस समय कौन सा स्कूल खुला रहता है? अब मेरे दिमाग में शक घूमने लगा। ऐसी क्या बात हो गई कि वह रोज रोज इतने अंधेरे में बाहर निकल जाती है? आजकल घर में तो वह बिल्कुल रहती ही नहीं है। मैंने सोचा स्कूल जाकर पता लगाता हूँ, तो आज काम पर ना जाकर मैं सीधे स्कूल चला गया। चौकीदार ने बताया कि स्कूल में अभी पुलिस आई हुई है, काफी पूछताछ चल रही है। मैंने कहा क्या देर रात तक यहाँ काम चलता है? उसने कहा नहीं, 4 बजे के बाद स्कूल बंद हो जाता है और सारे टीचर्स चले जाते हैं। मैंने कहा कोई स्टाफ रुकता है क्या 4 बजे के बाद? उन्होंने कहा नहीं सर, कोई नहीं रुकता। कभी कभी प्रिंसिपल मैम 1-2 घंटा रुक जाती है, उसके अलावा तो कोई स्टाफ नहीं रुकता। सारे स्टाफ 4 बजे निकल जाते हैं। यह बात सुनकर तो मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरी पत्नी तो हर रोज रात 9 बजे आती है। आजकल यही कहती है कि स्कूल में काम था। मेरी पत्नी की बातों से हमेशा ही वह रहस्यमय लगी है, लेकिन वह अब तो झूठी भी निकली। अपने दिल में जरूर कुछ गहरा राज छुपा रखा है और कुछ और ही कहानी बताती है। उसके ऊपर से मेरा विश्वास उठने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि उसका कहीं किसी के साथ कोई अफेयर तो नहीं है ना? जाने वह कहाँ रहती है, क्या करती है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने काम पर चला गया था, पर काम पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मन कर रहा था कि मैं अपनी पत्नी का पीछा करूं और देखूं कि वह क्या करती है, कहीं वह मुझे धोखा तो नहीं दे रही। अगर उसने
कोई और पसंद आ गया होता तो मुझसे शादी क्यों करती। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की के कत्ल में उसका हाथ हो। लड़की के साथ तो रेप भी हुआ है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि आज की रात मैं अपनी पत्नी का पीछा करूंगा और देखता हूँ कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है। मैं ऑफिस से हाफ डे लेकर घर आ गया था और शाम के वक्त अच्छे से सो लिया था ताकि मैं रात को जग सकूं। जब मेरी पत्नी आई तो मैंने उसे नॉर्मल बात की और वह 9 बजे ही सोने लगी। काफ़ी देर तक वह सोती रही, लेकिन अचानक 2:30 बजे वह उठ गई और काला कंबल ओढ़ लिया और फिर वह घर से बाहर निकल गई। घर को बाहर से लॉक कर दिया था। मैंने दूसरी चाबी से तुरंत लॉक खोला और लॉक करके उसका पीछा करने लगा। मैंने सोचा आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मैं बहुत घबरा रहा था। अगर मुझे पता चले कि मेरी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है तो मैं बिल्कुल ही टूट जाऊंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तो पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि वह मुझे धोखा देगी। शादी के 3 महीने हमारे बीच में कभी कोई नोकझोंक नहीं हुई। मैं अपनी बीवी पर कोई रोक टोक नहीं लगाता। जब मन होता है घर में आती है, जब मन होता है वो बाहर जाती है। मैं कभी उससे पूछता तक नहीं। मेरी पत्नी कहती कि मुझे आपकी यह चीज बहुत पसंद है, इसी वजह से मैं शादी से खुश हूँ, क्योंकि आप मुझे मेरी तरह जीने देते हैं। कभी कोई शक नहीं करते, कोई पाबंदी नहीं लगाते। मुझे आपके साथ आज़ादी मिलती है। पर मेरी पत्नी आज उस आज़ादी का गलत फायदा उठा रही है। लेकिन अब तक मेरी पत्नी किसी से भी नहीं मिली थी। वह अकेले ही कहीं जा रही थी। हमारे घर के पीछे ही वह जंगल था जहाँ वह कांड हुआ था। मेरी पत्नी उस जंगल की ओर जा रही थी। मेरी पत्नी वहाँ जंगल के अंदर चली गई। एक टॉर्च से इधर उधर देखने लगी। न जाने वह जंगल में क्या कर रही थी, पर वह किसी के साथ नहीं बल्कि बिल्कुल अकेली थी। कुछ घंटे के बाद वह घर पर आ गई और फिर से सो गई। उसके आने से पहले ही घर के अंदर आ गया था और सो गया था, तो मेरी पत्नी को शक नहीं हुआ होगा कि मैं उसका पीछा किया। पर मेरी पत्नी पागलों की तरह यूं जंगल में क्या कर रही थी, मेरे समझ से बाहर था। अगले दिन मैंने यह बात अपनी माँ से बताई तो मेरी माँ रोने लगी। उसने कहा मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था। मैंने कहा माँ किस बात का शक? मेरी माँ ने कहा मुझे लगता है बहू को उस लड़की का भूत पकड़ लिया है। उसके घर में आने जाने का कोई टाइम नहीं है। यूं रात के अंधेरे में वह जंगल में भटकती है। जरूर उस लड़की की आत्मा उसमें सवार हो जाती होगी। ना जाने क्या वह वहाँ पर ढूंढती रहती होगी। मुझे अब इन बातों पर विश्वास नहीं था। मेरे दिल में एक ही और आवाज निकल रही थी, कहीं मेरी पत्नी इस कत्ल में शामिल तो नहीं है। हो सकता है मेरी पत्नी ने ही उस लड़की का कत्ल किया हो और उसका कुछ सामान वहाँ गिर गया हो और वह उसी सामान को ढूंढने के लिए जंगल जाती है ताकि वह सुराग पुलिस वालों के हाथ में न पड़ जाए। मैं काम से वापस आया तो बहुत ही परेशान था। मैंने देखा आज माँ घर पर नहीं है और न ही मेरी पत्नी। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी घर पर आई, आकर खाना ढूंढने लगी, पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। शायद माँ ने कुछ खाने को बनाया नहीं था। मेरी पत्नी मोबाइल लेकर खाना ऑर्डर करने लगी। तभी मेरी माँ घर पर आ गई और अपने साथ 2 ओझा को बुला कर ले आई थी। वह देखकर तो मेरी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बचाव में आकर कहने लगा माँ ये सब क्या है? मेरी माँ ने कहा कि उस लड़की का भूत उतारने के लिए इन्हें लेकर आई हूँ। ओझा तो मेरी पत्नी को देखकर ही कहने लगा के अंदर बुरा साया है। उस लड़की की आत्मा ने तेरी बहू को पकड़ लिया है। और मेरी पत्नी को वह लोग बैठाकर जबरदस्ती झाड़ फूक करने लगे। मेरी पत्नी तो मानो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वह मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कि कह रही हो कि मुझे बचा लीजिए, आखिर मेरे साथ यह क्या हो रहा है। मैं अपनी पत्नी के बगल में जाकर बैठने लगा तो ओझा कहा तू इससे दूर हो जा, नहीं तो तुझे पकड़ लेगा वह भूत। मेरी पत्नी ने कुछ नहीं कहा। न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वह धुएं का असर था या अंदर से दुखी थी, पता नहीं चल पा रहा था। मैं वहाँ खड़ा खड़ा बहुत ही घबरा रहा था। मेरी पत्नी को तरह तरह के चीजों से मार रहा था, कभी झाड़ू से तो कभी किसी चीज से, और उस आत्मा को कह रहा था जा यहाँ से भाग जा, यहाँ से भाग जा। करीब 1 घंटे तक यह सब कुछ चलता रहा और मेरी पत्नी वहाँ बैठे बैठे ही गिर पड़ी। तभी ओझा ने कहा वह भूत भाग गया है, अब आपकी पत्नी बुरी आत्मा से मुक्त हो चुकी है। मेरी पत्नी बेहोश हो गई थी या उसे नींद आ गई थी, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। किसी तरीके से मैं उसे उठाकर
कमरे में सुला दिया। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और रात की यह सारी बातों से बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मेरी पत्नी सुबह उठकर मुझसे एक भी बात नहीं की और सीधे अपने काम पर चली गई। तो मैं अपनी माँ से कहा कि माँ, यह सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। 2 दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद फिर से मेरी पत्नी रात में गायब होने लगी और न जाने घर कब वापस आती थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरी माँ को भी अब पता लग गया था कि बहू भुतिया हरकत कर रही है। मुझे अब लगने लगा था कि मेरी पत्नी शायद इस कत्ल में शामिल है। मैंने सोच लिया कि अपनी पत्नी की इन हरकतों के बारे में मुझे पुलिस से बात करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं इस केस के बारे में पता लगाता हूँ। मैं काम पर ना जाकर सीधे पुलिस स्टेशन चला गया और मैंने कहा कि मुझे इस केस के बारे में सारी जानकारी चाहिए। पुलिस हवलदार मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहा, किसी आम आदमी को हम पुलिस की जानकारी नहीं देते हैं, चल पागल यहाँ से भाग। मैंने कहा, मेरी पत्नी भी उसी स्कूल में पढ़ाती है जहाँ वो लड़की पढ़ती थी, इसी वजह से मैं जानकारी लेने आया हूँ। आप सीधे सीधे बताइए कि केस की इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है। उसने कहा, हमारी मैडम कर रही है, पर मैडम यह जानकारी आपको नहीं देगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाए। मैंने कहा, मैं मैडम से मिलना चाहता हूँ और जबरदस्ती उसके केबिन की तरफ घुसने लगा। वह लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। पुलिस स्टेशन में काफी भगदड़ मच चुकी थी और वह देखकर वह मैडम खुद बाहर आ गई। जब मैं उसे देखा तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं बिल्कुल कांपने लगा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, वह लोग मुझे पुलिस स्टेशन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जिस लड़की का कत्ल हुआ वह लड़की तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। मैं वहां से सीधे घर पर आ गया और मैं सो गया। जब मैं उठा तो मेरी माँ रोती रोती आई और कही उस ओझा की तलाश में मैं दोबारा उसके पास गई थी, पर पता चला कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वह बहरूपिया है और लोगों को झूठ बोलकर लूटते हैं, पर उसने तो बहू का भूत निकाला था। तूने देखा था ना बहू कैसे बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिस लड़की का कत्ल हुआ वह मेरी पत्नी के स्कूल की स्टूडेंट है। आज मैंने सोच लिया था कि मैं आधी रात को अपनी पत्नी का पीछा करूंगा। मेरी पत्नी घर पर आई और खाना खाकर सो गई। आज भी वह काफी परेशान लग रही थी, लेकिन करीब रात के 2 बजे वह उठ गई। काली चादर ओढ़कर फिर से घर से बाहर निकल गई और वह जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में आज उससे मिलने कोई आया था, एक नहीं आज तो 2 मर्द थे और वह लोग न जाने क्या तलाश कर रहे थे। मैं वहीं पर छुपकर उनकी हरकतों को देख रहा था। तभी अचानक मेरी पत्नी और वह 2 आदमी दौड़ने लगे और वहां पर उन तीनों ने किसी आदमी को धर दबोचा और मारने लगे। उस आदमी को पकड़कर वह तीनों कहीं ले जाने लगे, पर वह एक कार पर बैठकर जाने लगे और मैं पैदल आया था तो उसका पीछा करना संभव नहीं था, तो मैं घर की ओर आ गया था। पर मैं जो कुछ भी देख रहा था मेरा दिल दहल उठा था। उस रात मेरी पत्नी घर वापस नहीं आई। करीब सुबह 9 बजे वह घर पर आई और काफी थकी हुई नजर आ रही थी। जब वह आई तो मैं और मेरी माँ मेरी पत्नी के सामने खड़े हो गए। माँ भी आज बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। मैंने कहा, निशा, वक्त आ गया है कि तुम मुझसे सब कुछ खुलकर बताओ। मैं तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और जिंदगी भर दूंगा। बस तुम मुझे सच्चाई बताओ। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी की सच्चाई तो अपनी आंखों से देख चुका था। बस मैं सुनना चाहता था कि वह मुझसे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। मेरी पत्नी काफी थकी हुई थी। वह सीधे आकर कुर्सी पर बैठ गई और अपना आई कार्ड निकालकर मेरे हाथों में पकड़ा दिया। इंस्पेक्टर निशा वर्मा। मैंने कहा, निशा, तुमने यह सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई? तुम शादी से पहले भी तो यह बात मुझे बता सकती थी ना। उसने कहा, मेरे पापा मम्मी कभी नहीं चाहते थे कि मैं पुलिस की नौकरी करूं, जबकि बचपन से ही यह मेरा सपना था। इसी वजह से मैंने अपने मम्मी पापा से भी यह बात छुपा ली थी। उनको लगता है कि बेटियां यह काम नहीं कर सकती है। पर उसके बाद एक लड़के से मेरी सगाई हो गई थी, लेकिन जब मैंने उससे कहा था कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं तो उसने मेरा दिल तोड़ दिया और रिश्ता भी। उसने ऐसा बुरा बर्ताव किया मेरे साथ जैसे कि लड़कियों का पुलिस इंस्पेक्टर होना कोई गुनाह है। उसी के बाद मैं अपनी ट्रांसफ़र कराकर इस शहर में आई और तुम मुझे ट्रेन में मिल गए और वहीं पर पसंद आ गए थे। जब तुमने मुझे अपने घर पर किराए में रहने को दिया तो मैं बहुत खुश हो गई थी और मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहती थी,
पर मैं तुमसे प्यार करने लगी थी और मुझे डर था कि कहीं सच्चाई जानकर तुम भी मेरा दिल ना तोड़ दो। इसी वजह से मैं तुमसे सच्चाई छुपा ली थी। यहाँ तक कि जब तुम्हारी माँ ओझा लेकर आई तब भी मैं सच्चाई नहीं बता पाई। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मेरी माँ प्यार से मेरी पत्नी को गले लगा लिया और कहा, बेटा फिलहाल तू अच्छे से खा और सो जा। उन दोनों का प्यार देखकर मैं मुस्कुराने लगा। उसने कहा, कल रात वह कातिल गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी के स्कूल का लड़का था जो उसका कत्ल किया था और उसके साथ उसका रेप भी। और इसकी वजह यह थी कि उस लड़के ने उसे प्रपोज किया था और लड़की ने इनकार कर दिया था। उसका गुस्सा उतारने के लिए उसने लड़की की जान ले ली। उसके माँ बाप को हमेशा के लिए बेऔलाद कर दिया। यही वजह है कि मैं पुलिस की नौकरी करती हूँ ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके। मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी कि मेरी पत्नी एक पुलिस इंस्पेक्टर है, बल्कि मुझे इस बात का बहुत फक्र था। अब मैं गर्व से सबसे कहता फिरता कि मेरी बीवी पुलिस इंस्पेक्टर है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।